इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म ऑनलाइन करना सीखेंगे। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ भी रहे थे, सर मेरा एनपीसीआई का स्टेटस वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, या फिर सर मेरा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, या सर कहिए कि मेरे गत वर्ष में मुझे कैसे क्या भरना है, मेरा जो एग्ज़ाम है यानी कि सेमेस्टर वाइज होता है, रिजल्ट सीजीपीए में आता है तो किस तरीके से भरना है, या फिर सर कहिए कि मेरा रिजल्ट एक सेमेस्टर का आ गया है, एक सेमेस्टर का नहीं आया है, तो इस केस में मुझे फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो मैं आपको सारी चीज़ें लाइव करके दिखाऊंगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में या फिर कहिए कि आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, आप फॉर्म को हमसे फिलअप कराना चाहते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिख जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट करके अपना फॉर्म फिलअप करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको पैसा वगैरह नहीं देना है, लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है कि आपकी सारी चीज़ें कहिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या फिर कहिए कि रिन्यूअल करने जा रहे होंगे, तो जितनी भी चीज़ें आपका गत वर्ष का डाटा या फिर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि हाँ रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर्ड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर एक सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो यानी कि आपका एनपीसीआई वगैरह होना चाहिए, बैंक से एक्टिव होना चाहिए। पता चले कि आप दे दिए फॉर्म भरने के लिए कि सर हाँ मेरा रिन्यूअल कर दीजिए, ये कर दीजिए, और पता चले कि आपका एनपीसीआई के लिए कि हो ही ना, एक्टिव हो ही ना, तो आपको उसके लिए बैंक से जाकर के मैंने आपको बताया था कि एनपीसीआई के लिए आपको क्या करना है अगर एक्टिव नहीं है। और कभी कभी ये हो रहा है कि एक्टिव हो भी रहा है और कहिए कि वहाँ पे अगर आपका एक्टिव है और फिर भी वहाँ पे एनपीसीआई का स्टेटस वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको गूगल में जाकर के सर्च करना होता है। फिर जो सबसे पहला आपका लिंक आ जाएगा गवर्नमेंट के लिए कि यूपी स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगा, उस वाले ऑप्शन पे, पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से यहाँ से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट में कर लेना होता है। थोड़ा सा जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से सारी चीज़ें दिखेंगी और फॉर्म को आप सही तरीके से फिलअप करेंगे, जल्दीबाजी में कुछ डाटा गलत नहीं कर देंगे। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर आपने जो कमेंट किया है देखिए कहीं हो सकता है कि किसी और स्टूडेंट ने वही चीज़ें पूछी है और मैंने आप उनको रिप्लाई दे दिया है। तो इस केस में भी आपको कहिए कि आपकी क्वेरी यानी कि जो अभी आपका क्वेश्चन होगा वो रिप्लाई के माध्यम से, हो सकता है कि मैंने किसी और स्टूडेंट्स का उसी के बारे में रिप्लाई दे दिया हो, तो उसको भी आप देख लेंगे तो आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपका जो ये ओपन हो गया, अब उसके बाद से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ देखिए फॉर्म भरने के लिए कभी कभी देखिए सर्वर बिजी रहता है, तो थोड़ी चीज़ें जो खुलती हैं ओपन होती है वो थोड़ी सी लेट के साथ खुलती है। तो इसमें आपको ज़्यादा बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। जब भी कभी कभी सर्वर की समस्या रहती है तो हो सकता है कई बार आप फॉर्म भरेंगे तो एरर की भी समस्या आ सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। आपको 1 घंटे 1.5 घंटे या फिर शाम को जब भी आप कोशिश करें स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करें अपने स्तर से, या फिर आप हमसे कराएं। तो मैं भी चूँकि जितने भी फॉर्म को फिलअप करता हूँ रात में ही करता हूँ, रात में कहिए कि वेबसाइट स्मूथली वर्क करती है। अब देखिए ये ओपन हो गया है, थोड़ा सा कभी कभी यहाँ पे समय लगता है, चलिए ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, अगर देखिए आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी भी कोर्स में हैं या फिर क्लास 11th में है, 9th में है, या फिर मान लीजिए कि आप 10th में हैं, आपने प्री मेट्रिक के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, आपने 9th में नहीं भरा था तो आप 10th में अभी, तो आपको फ्रेश फॉर्म ही भरना है। या फिर मान लीजिए कि आप इस बार 12th में है, आपने 11th में पोस्ट मेट्रिक यानी कि पोस्ट मेट्रिक का स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप किया था, तो इस केस में भी आपको फ्रेश फॉर्म ही भरना है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने 9th में और 11th में फॉर्म भरा था प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक का, अब आप इस बार 10th में है या फिर 12th में है, तो इस केस में आपको कहिए कि केवल रिन्यूअल करना होता है। ठीक है, तो फ्रेश के लिए सबसे पहले अगर आप फ्रेश फॉर्म भरने जाएंगे तो इसके लिए यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें आपके बेसिक से डिटेल्स आपसे पूछे जाते हैं कि नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इसकी सहायता से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। चलिए एक बार मैं आपको दिखा ही दूँ कि क्या क्या ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस उसका ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे आपकी कैटेगरी दिख जाएगी। कैटेगरी में देखिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर SC ST और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है। अब देखिए मान लीजिए कि आप SC ST और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कक्षा 9-10 के लिए भरना चाहते हैं तो प्री मैट्रिक हो जाएगा। कक्षा 11-12 के लिए भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं फ्रेश फॉर्म, तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कक्षा 9-10 और 11-12 को छोड़ करके कोई ऊपर की आप पढ़ाई करते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक करते हैं, ITI करते हैं, डिप्लोमा कोई कोर्स करते हैं, BA BSc MA MSc BCom MCom BBA MBA DLED BTC, या फिर कहिए कि जो भी आप 12th के बाद या फिर 10th के बाद कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे कोर्स होते हैं जो 10th के बाद ही बच्चे करने चले जाते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, कई सारे कोर्स होते हैं। या फिर कहिए कि आप 12th के बाद भी जाकर के कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका तीसरा ऑप्शन होता है। और चौथा ऑप्शन फ्रेश बच्चों के लिए है, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप
आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेजॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मुस्लिम हैं यानी कि माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है तथा पारसी हैं, तो आपके लिए ये सेक्शन है, ये 9-10 के लिए है, ये 11-12 के लिए है, और ये आपके जो आप कोर्स वगैरह कर रहे हैं 12th के बाद जाकर के या फिर 10th के बाद जाकर के ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, उनके लिए तीसरा ऑप्शन है। सभी में उसी प्रकार से है, लेकिन ये SC ST और जनरल के बच्चों के लिए है, ये ओबीसी के बच्चों के लिए है। और इसमें अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी से, तो आपके लिए ये सेक्शन है, और इसमें आपका ओबीसी जनरल नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसमें आपके मुस्लिम में भी कह लिए कि माइनॉरिटी में भी ओबीसी आते हैं, जनरल आते हैं, तो उसके लिए आपका सेम सेक्शन है, ठीक है। इसमें आपका अलग अलग नहीं है कि जिससे कि इसमें आपको दिख रहा होगा ओबीसी का यहाँ पे है और जनरल का यहाँ पे है, ये मेजोरिटी के लिए है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी में ओबीसी का जनरल का अलग अलग सेक्शन नहीं है, उसी में आपका यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से मान लीजिए कि आप जिसके लिए कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक कह लिए कि डेमो के तरीके से ओबीसी के बच्चे का कह लीजिए कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो इस वाले ऑप्शन पे जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे पूछा क्या क्या जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ठीक है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्रा द्वारा सही से भरा जाना चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्म सही से भरना है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, और भी जितनी चीज़ें हैं उसको सही से भरना है। जिस बॉक्स पे स्टार बना हुआ है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको कैसे भी भरना है। और सभी चीज़ों को अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में यानी कि बड़े लेटर में भरना है, बड़े अक्षरों में भरना है। और यहाँ पे देखिए पासवर्ड आपका 6 से लेकर के 12 वर्ड में होगा, 12 वर्ड्स तक होगा, ठीक है। 6 से लेकर के 12 के बीच में होगा, और कम से कम एक आपका संख्या रहना चाहिए। संख्या मतलब एक आपका डिजिट रहना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 0 वगैरह। एक संख्या रहनी चाहिए, एक बड़ा अक्षर रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका नाम है, कह लीजिए कि मुन्ना, ठीक है, जो अक्षर है, ठीक है, उसको आपको कैपिटल रखना है यानी कि बड़ा अक्षर रखना है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा आप स्मॉल रख सकते हैं, तो मुन्ना लिख देंगे। फिर @ या फिर हैशटैग या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा @ हैशटैग, या फिर कह लीजिए कि एंड का सिंबल, एस का सिंबल, जो भी आपको सूटेबल लगेगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा। जैसे काफ़ी सारे लोग जो भरते हैं वो @ करके ही भरते हैं, तो मुन्ना @ 1 2 3 512 342, जो भी आप डिजिट वगैरह कुछ भी लगाना चाहे उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आप किस स्कूल में यानी कि किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसको सिलेक्ट करना होता है। वर्ग जाति समूह, आपकी वर्ग जाति समूह क्या है, यानी कि जिसके लिए, चूंकि आप जिस पोर्टल में आए हैं, जिस सेक्शन में आए हैं, तो वही ऑप्शन यहाँ पे ओपन ही होगा। अगर आप माइनॉरिटी वाले में आए होंगे तो यहाँ पे केवल माइनॉरिटी का आएगा। आप ओबीसी वाले में आए हैं तो यहाँ पे देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को, यानी कि माइनॉरिटी को छोड़ करके आप ओबीसी से हैं। इसके अलावा अगर आप जनरल या फिर SC ST कैटेगरी में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वही शो होगा कि जनरल या फिर SC या फिर ST, ठीक है। तो ये आपके कह लीजिए कि जो भी आप जिस भी कैटेगरी से आपने शुरू में ही चूज किया है पोर्टल, उसी के हिसाब से आपका मैनेज होगा। फिर धर्म में आपका आ जाएगा क्या है, तो जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा ऊपर जिस भी कैटेगरी में, जिस ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि मुस्लिम है कि हिंदू है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएंगे, उसको चूज कर लेना होता है। आपका नाम भरना होता है, मोबाइल नंबर भरना होता है, और मोबाइल नंबर आप वही भरेंगे जो कह लिए कि आपका आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि बाद में चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं तो बाद में कह लिए कि वेरिफिकेशन में समस्या आ सकती है। फिर हाई स्कूल का वर्ष, आपने हाई स्कूल को कब पास किया था, ठीक है। अब मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि आधार नंबर से लिंक वाला ही भरना है आपको, ठीक है। फिर हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा था, यूपी बोर्ड था कि CBSE बोर्ड था। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, यहाँ पे 2 बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स ये दिया हुआ है, एक बॉक्स ये दिया हुआ है। अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि एक बॉक्स दूसरा बॉक्स क्या है। तो एक बॉक्स में आपको क्या करना होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका जो कह लीजिए रोल नंबर है हाई स्कूल का, अनुक्रमांक मतलब हाई स्कूल का रोल नंबर, ठीक है। आपका रोल नंबर है मान लीजिए कि 1,42,420, ठीक है। तो 1,42,420 जो भी है उसको इसमें भरना है। इसके अलावा अगर आपके रोल नंबर में कोई अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट मतलब मान लीजिए कि 1,40,000 कुछ भी हो, 1,42,420 या फिर समथिंग जो भी हो मान लीजिए, उसके पहले अगर कोई अल्फ़ाबेट है, ए है, ई है, आई है, डी है, कुछ भी लगा हो, जैसे कि मान लीजिए कि AD या फिर कुछ भी, कभी कभी किसी में रोल नंबर में लगता है ई लगता है, ठीक है, कुछ अन्य अल्फ़ाबेट लगते हैं AE, तो मान लीजिए कि आपका है A 5,42,420, तो आपको ए यहाँ पे भरना है, 5,42,420 आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट अगर आपके रोल नंबर में है तो वो भरना है। अदरवाइज अगर आपके रोल नंबर में अल्फ़ाबेट कोई नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको अपना रोल नंबर भरेंगे। फिर यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड मैंने आपको बता दिया ऊपर कि 6 से 12 अंकों के बीच होना चाहिए। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, पहला आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद से आपके स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर्स और डिजिट आपके होने चाहिए। फिर इसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म करना है। ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे फिलअप करके यहाँ
यहाँ पे जनरेट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से एक OTP जाएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उस OTP को फिलअप करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है काफ़ी सिंपल सा होता है। अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, हम रिन्यूअल का प्रोसेस देख लेते हैं और एक स्टूडेंट का रिन्यूअल करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप फ्रेश ही फॉर्म भरना चाहते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो फ्रेश फॉर्म के लिए फिर से आपको स्टूडेंट के ऑप्शन पे आना होता है और यहाँ पे फ्रेश लॉगिन कर देना होता है। जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो अभी मैंने प्रोसेस बताया जो, ठीक है। उसके बाद से आपको पासवर्ड वगैरह फिलअप करके फ्रेश लॉगिन पे क्लिक कर लेना होता है और फिर से कुछ बेसिक से डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं, तो वो आपका फॉर्म भर लेना होता है। उसी प्रकार से रिन्यूअल में भी वही सारी चीज़ें होती है, क्योंकि फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें कुछ आपको अलग से डाटा के लिए शुरू से सारी डिटेल्स भरनी होती है। तो बहुत ही प्रोसेस सिंपल सा होता है, आसान सा होता है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको एक फ्रेश बच्चे का भी फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगा। इसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका बता दिया है। अब मान लीजिए कि हमें रिन्यूअल करना है, ठीक है, तो रिन्यूअल का प्रोसेस देख लेते हैं। तो इस रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। थोड़ी देर इस पर क्लिक करते रहना है, मतलब कि एक बार क्लिक करना है थोड़ी देर तक और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे कहीं साइड में आपको क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से करें तो, अदरवाइज लैपटॉप से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस पर थोड़ी देर क्लिक किया रहना है, साइड में यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए पहला ऑप्शन है प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, दूसरा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, तीसरा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है रजिस्ट्रेशन के समय ही। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा उस पर आपको चूज कर लेना है। जैसे कि मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन एक इस पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे का कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको वो वाला ऑप्शन मैं चूज कर ले रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन होगा उसको आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपका आवेदन का प्रकार रिन्यूअल है यानी कि नवीनीकरण है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है, ठीक है, जो भी आपके पास पासवर्ड है। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक ऑप्शन आएगा। इस क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना है, नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सर ये सारी डिटेल्स को फिलअप करके फिर सबमिट पे क्लिक करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को सही सही फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अगर सर्वर की समस्या होती है तो थोड़ा सा कभी कभी आपको वेट करना पड़ सकता है, या फिर अगर आपका कभी कभी एरर आ जाता है तो आपको फिर से बैक चले जाना होता है और फिर से एक बार आपको लॉगिन करना होता है। वो सारी चीज़ अगर आपका डाटा पूरा सही होगा तो वो सारी चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा देखिए अब आपका ओपन हो गया। इसके बाद से आपको देखिए क्या करना होता है। देखिए इनका फॉर्म चूंकि रजिस्ट्रेशन चूंकि आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो यही एक ऑप्शन आपका ग्रीन रहेगा और इन सारे ऑप्शन को आपको ग्रीन करना होता है, यानी कि कहिए कि फॉर्म को फिलअप करना होता है, ठीक है। यहाँ पे 2023-24 नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपके कुछ डिटेल्स दिखा देंगे। तो इस वाले 3 पैरेलल लाइन पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, यहाँ पे दिख रहा होगा इसको, ठीक है। ये भी इनका कंप्लीट है, मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है और इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। बस आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना होता है, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP जाता है, वही OTP फिलअप कर देना होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसका सत्यापन, उसका वेरिफिकेशन करना होता है। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका पूरा इंटरफेस कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, वही मोबाइल नंबर आप फिलअप करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कैसे रजिस्ट्रेशन किया है किससे, तो यहाँ पे 11वें पॉइंट में आपको एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कि एक मोबाइल नंबर का सेक्शन होगा। इस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। फिर यहाँ पे आपको टिक कर देना होता है और ये सही सही कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है। तो चलिए मैं सारी चीज़ें फिलअप करके फिर सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके बताता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ें फिलअप हो गई है। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ गया। यहाँ पे आप नीचे की ओर आएंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला गया होगा, OTP को फिलअप करना है और यहाँ पे देखिए कैप्चा लोड हो रहा है आपका, यहाँ से रिफ्रेश होता है कैप्चा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है कैप्चा तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होता है, इस वाले ऑप्शन पे आपका कैप्चा आ जाएगा और दोनों चीज़ों को फिलअप करके फिर सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अगर आपका कैप्चा नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आपका कैप्चा चलाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सारी चीज़ें फिलअप करके OTP और कैप्चा फिर आगे की ओर सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए OTP को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड को सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए मोबाइल नंबर सत्यापन आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब मेन आता है यहाँ पे NPCI की समस्या।
एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मेरा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है। अगर आपने आधार को अपडेट कराया होगा तो कुछ दिन तक आपको वेट करना होता है, उसके बाद से आपका आधार ऑथेंटिकेशन का वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह लिए कि नाम ही चेंज करा लेते हैं, पहले उनका नाम कुछ और था, बाद में उन्होंने नाम चेंज कराया आधार कार्ड में और पता चला कि मार्कशीट में कुछ और है। तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन का कार्य रुक सकता है, तो इसमें काफ़ी सारी समस्या भी आ सकती हैं। तो जब भी आप देखें, जो भी आप, चूँकि पहले से भी आपको कहा जाता है और ज़ाहिर सी बात है आपको भी मालूम होगा कि डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी भी गड़बड़ी रहती है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की भी तैयारी करते होंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको बताया जाता है, कहा जाता है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाएं वो आपके कहिए कि एकदम सूटेबल फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि अच्छे होने चाहिए। अच्छे से मतलब क्या है कि जितने भी डाटा आपके हैं वो सेम होनी चाहिए, चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे इंटरमीडिएट में हो, चाहे आपके कहिए कि जो भी आपके आधार कार्ड हो गया या फिर जो भी आपका आईडी प्रूफ हो गया, सारे में आपके नेम स्पेलिंग समान होनी चाहिए, नहीं तो आगे चल के समस्या आ जाती है। ठीक है। अब बात आती है एनपीसीआई का सत्यापन, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सत्यापन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने समस्या आती है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करने से पहले आपको अपना एनपीसीआई का स्टेटस चेक करना है। एनपीसीआई का स्टेटस कैसे चेक करना है ऑलरेडी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिन स्टूडेंट्स के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही होगी एनपीसीआई को लेकर के कि उनका स्टेटस एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, तो वो चेक कर सकते हैं। अगर आपका एक्टिव भी होगा एनपीसीआई, आपका अगर स्टेटस के लिए वेरीफाई नहीं हो रहा होगा तो कुछ दिन आपको वेट करना है। इसके अलावा अगर फिर भी नहीं हो रहा होगा तो आपका भले ही एक्टिव दिखा रहा होगा, जाकर के उसको एक बार अपडेट कराना है। फिर से कह लीजिए कि अगर अपडेट कराने पे भी नहीं हो रहा है तो उसको एक बार आप रिजेक्ट कराइए कि मेरा एनपीसीआई से हटा दीजिए, और फिर से वहाँ पे एक्टिवेट कराएंगे तो वो आपका 100% है कि एनपीसीआई से कहिए कि स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा। इसलिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के सामने एनपीसीआई को लेकर के काफ़ी सारी समस्या आ रही है। ठीक है। और ज़्यादातर जो समस्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरा सारा एक्टिव है सारी चीज़ें, फिर भी इस तरीके की समस्या आ रही है। और अब देखिए इनके एनपीसीआई में यहाँ पे समस्या आ रही है। देखिए चेक एनपीसीआई स्टेटस पे ऑप्शन पे क्लिक करने पे इनका वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करने पे इनका बार बार यही चीज़ आ रही है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा ये सारी चीज़ें तो उनके ऊपर सही दिखा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा यही सारी चीज़ें बार बार आ रही है, यानी कि रिपीट हो रही है कि चेक एनपीसीआई स्टेटस और फिर से यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, आप चूँकि इनका फॉर्म आगे खोल ही नहीं रहा है तो अब जाहिर सी बात है कि आगे का प्रोसेस मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहीं से स्टार्ट करके बताऊंगा, या फिर और जो आगे का प्रोसेस है वो सभी के लिए करिए कि एक तरीके से समान ही होता है। तो उसका ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो, कई सारे रिन्यूअल के वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आपके में एनपीसीआई की समस्या आ रही होगी, बार बार आप यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको अपना स्टेटस चेक करना है, इनका स्टेटस क्या हो गया है ऑटोमेटिकली, और इनका कहना था कि सर मैंने अभी कुछ दिन पहले कराया था और फिर भी मेरा कहिए कि मैंने जब चेक किया, मैंने यहाँ पे बार बार क्लिक किया नहीं हो रहा, तो जब मैंने जा करके चेक किया तो वहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब इनएक्टिव दिखाएगा तो यहाँ से आपका एनपीसीआई का स्टेटस वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। तो आपको इस केस में जाकर के आपको बैंक से जाकर के एनपीसीआई को लिए कि फिर से मैप्ड कराना है, उसको लिंक कराना है एक तरीके से कह लीजिए, फिर से आपका एक 2-4 दिन में ये मेंटेन हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे फिर से आपका एनपीसीआई का स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है, मान लीजिए कि आपका एक्टिव भी है, फिर भी जाकर के आपको बैंक में अपडेट कराना है कि मेरा एक बार कहिए कि रिजेक्ट कर दीजिए, या फिर से रिजेक्ट करने के बाद फिर से अपडेट कीजिए, क्योंकि मेरा एनपीसीआई का स्टेटस हो सकता है कोई उसमें दिक्कत आ गई हो, या फिर कहिए कि आपका भले ही एक्टिव दिखा रहा हो, आपका अपडेट मांग रहा हो कि अपडेट करा लीजिए आप फिर से, या फिर कभी कभी ये भी हो सकता है कि सर्वर की समस्या रहती है जिस कारण से ये चीज़ें होती है। तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो हो सकता है हो जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये कहिए कि आपका, जैसे कि इनका तो चूंकि सीधे तौर पे दिख रहा है कि हाँ इनका इनएक्टिव हो गया है, इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, फॉर्म भरने के लिए कहा था। तो आपके में किसी और प्रकार की समस्या आ सकती है, कि हो सकता है कि आपके में जो समस्या है वो सर्वर की समस्या हो, तो आप थोड़ा सा बाद में ट्राई करें, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप इतना ही मान लेंगे कि हाँ ये जो समस्या है आपका, इसका जो समाधान है वो आपके बैंक से ही होगा, अदरवाइज और कहीं से नहीं होगा। बैंक में जाकर के आप, अगर वहाँ पे एक्टिव भी दिखाएगा आपका एनपीसीआई का स्टेटस चेक करने पे, कैसे चेक करना है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर के चेक कीजिए एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर एक्टिव होगा तो अच्छी बात है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, एक्टिव होने के बाद भी, तो आपको बैंक में संपर्क करके आपका जो एनपीसीआई एक्टिव है उसको एक बार आपको रिजेक्ट करा करके और फिर से ऐड कराना है, अपडेट कराना है। आपका 2-3 दिन में फिर से अपडेट हो जाएगा, और फिर से जाकर के यहाँ पे आकर के आपको चेक एनपीसीआई की स्टेटस पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो आपके फॉर्म में भी किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, मैंने कहा था कि वेबसाइट में भी कुछ समस्या है, कुछ इरर्स हैं, लेकिन ये जो एनपीसीआई की समस्या है ये आपके बैंक से ही है, तो आपके एनपीसीआई करा लेना है। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स, अब देखिए इनका फॉर्म तो खुल नहीं रहा है, आगे का प्रोसेस अब आपको मैं नेक्स्ट ही वीडियो में बता पाऊंगा। जाहिर सी बात है कि जब ओपन ही नहीं हो रहा है, आगे यहाँ पे चेक एनपीसीआई स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करने पे आगे कुछ आ ही नहीं रहा है, बस यही चीज़ आ रही है। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें लाइव करके फिर से दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।